कौशल्या अपनी बेटी रागिनी के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले कौशल्या का पति किसी और औरत से शादी करके उसे घर में ले आता है और दोनों माँ बेटी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। तब से ही वो दोनों माँ बेटी जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहा करती थीं और खाने में जंगल के फल खाया करती थीं। एक दिन कौशल्या अपनी बेटी से कहती है, बेटी, मैं पास के गांव में काम ढूंढने जा रही हूँ। तुम घर के अंदर ही रहना, बाहर बिल्कुल भी मत जाना। बाहर बहुत जंगली जानवर घूम रहे होते हैं, वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। ठीक है माँ, मैं घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। उसके बाद कौशल्या अपने काम के लिए चली जाती है, लेकिन रागिनी उसके पीछे से घर से बाहर निकल जाती है और जंगल में कहीं खो जाती है। जब कौशल्या घर वापस आती है तो देखती है कि उसकी बेटी रागिनी घर पर नहीं होती है। कौशल्या परेशान हो जाती है। रागिनी बेटी, रागिनी कहाँ हो बेटा? रागिनी, देखो मम्मी परेशान हो रही है, जल्दी बाहर आओ। परेशान होकर कौशल्या रागिनी को जंगल में ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन उसे अपनी बेटी कहीं भी नहीं मिलती। थोड़ा आगे चलने के बाद उसे दो रास्ते नजर आते हैं। फिर कौशल्या मन ही मन कहती है, अरे यहाँ तो दो रास्ते हैं, मैं किस रास्ते पर जाऊँ? कौशल्या मन ही मन अपने सीधे हाथ वाला रास्ता चुन लेती है और उस रास्ते की ओर निकल जाती है। आगे चलते ही एक बहुत बड़ा दरवाजा आता है। कौशल्या उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है और देखती है वहाँ पर एक दानव औरत खड़ी हुई थी। सुनिए, क्या आपने मेरी बेटी को यहाँ देखा है? वो औरत जोर जोर से हंसने लग जाती है। अरे, आप इस तरह हंस क्यों रही हैं? यहाँ हर कोई अकेला ही आता है, उसका यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं आता। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं यहाँ अपने बेटे को ढूंढने के लिए आई हूँ। वो जंगल में कहीं खो गई है, मुझे मेरी बेटी नहीं मिल रही है। यहाँ पर सिर्फ मरने के बाद आया जाता है। तुम्हारी बेटी तो पृथ्वी लोक पर है, लेकिन तुम तो मर चुकी हो। अब तुम्हारा पृथ्वी लोक से कोई रिश्ता नहीं है। अरे, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं कब मरी? मैं तो जिंदा हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ। मैं इस जंगल में अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, तभी मुझे यहाँ दो रास्ते नजर आए और मैं इस रास्ते पर आ गई। अगर मेरी बेटी यहाँ नहीं आई तो मुझे बता दीजिए, मैं दूसरे रास्ते पर चली जाऊंगी। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। एक बार इंसान यहाँ आ जाता है, फिर वो वापस नहीं जा सकता। मैंने तुमसे कहा ना, मैं जिंदा हूँ, मैं नहीं मरी हूँ। जब तुम जंगल में आ रही थी तब तुम्हें एक सांप ने डस लिया था और वहीं पर तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद यहाँ तुम्हारी आत्मा आई है। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कहो। मेरी एक छोटी सी बेटी है, उस मासूम का मेरे सिवा कोई नहीं है। वो जंगल में कहीं खो गई है, उसे जंगली जानवर खा जाएंगे। प्लीज मुझे आप यहाँ से वापस जाने दो। नहीं, अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकती, ये हमारे नियमों के खिलाफ है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज मुझे मेरी बेटी के पास वापस जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हें वापस तुम्हारी बेटी के पास जाने की इजाजत दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आप जो कहेंगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जल्दी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? दानव औरत एक बहुत बड़ा दरवाजा खोलती है। उस दरवाजे के अंदर एक बहुत बड़ा महल दिखाई देता है। ये महल देख रही हो, ये मेरा महल है। इसमें एक सुपनखा नाम की राक्षसनी रहती है। उसने मेरा महल मुझसे छीन लिया है। तुम मुझे मेरा महल वापस दिलवाने में मेरी मदद करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के पास जाने में मदद करूंगी। लेकिन मैं तो एक साधारण से इंसान हूँ, मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूँ जो उस राक्षसनी का सामना कर सकूं। मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, मैं साधारण मनुष्य हूँ। वो दानव औरत अपनी कुछ जादुई शक्तियाँ कौशल्या को दे देती है और बोलती है, मैंने तुम्हें कुछ शक्तियाँ दी हैं, जिसकी वजह से तुम गायब हो सकती हो और सुपनखा का मुकाबला कर सकती हो। परंतु ध्यान रखना, ये काम बहुत ही मुश्किल है। अभी तक बहुत सारे लोग इस काम के लिए गए थे, लेकिन वो सभी लोग मारे गए थे। तुम वहाँ जाने से पहले एक बार फिर सोच लो। मुझे अपनी जान की बिल्कुल फिक्र नहीं है, मुझे बस अपनी बेटी के पास जाना है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
इतना कहकर कौशल्या महल की ओर चल देती है। वो देखती है कि सुपनखा राक्षसनी सो रही होती है। कौशल्या उसके पास जाती है और जोरदार तालियां बजाने लगती हैं। तालियां बजाते ही वो गायब हो जाती है। तालियों की आवाज सुनकर वो राक्षसनी जाग जाती है और गुस्से से कहती है, कौन है यहाँ? किसकी इतनी हिम्मत जिसने मेरी नींद खराब की? सुपनखा इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। कौशल्या जोर जोर से हंसने लग जाती है। कौन हंस रहा है? कौन मेरा मजाक बना रहा है? मेरे सामने आओ। राक्षसनी को कोई नजर नहीं आता। कौशल्या सुपनखा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। थप्पड़ लगते ही सुपनखा को बहुत गुस्सा आता है। सुपनखा अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करती है। फिर कौशल्या उस राक्षसनी को एक और जोरदार थप्पड़ मारती है। मैं पूछती हूँ कौन है? मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। कौशल्या लगातार उस राक्षसनी को थप्पड़ मारती रहती है। अरे कौन है? मुझे मत मारो, मैं कहती हूँ मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, तुम्हें इस महल की मालिक बना दूंगी, बस तुम एक बार मेरे सामने आओ। कौशल्या बहुत होशियार थी, इसलिए वो सुपनखा के सामने नहीं आई। थोड़ी देर बाद सुपनखा फिर से सो जाती है और एकदम से डरते हुए फिर उठ जाती है। आग, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, मुझे आग से बहुत डर लगता है, बचाओ मुझे। सुपनखा की ये सारी बातें कौशल्या सुन लेती है। अरे ये आग क्यों बोल रही है? लगता है इसे आग से डर लगता है। उसके बाद कौशल्या अपने जादू से वहाँ पर आग प्रकट करती है। आग को देखकर सुपनखा बुरी तरीके से डर जाती है। हाँ, अब मुझे पता चला इसकी कमजोरी आग है। आखिरकार कौशल्या उस राक्षसनी के सामने आ जाती है। अच्छा, तो वो तू थी जो इतनी देर से मुझे परेशान कर रही थी? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी आज, मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी। अरे ओ मोटी आंटी, तुझसे डरता कौन है? कौशल्या की ये बात सुनकर सुपनखा को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, क्या तू मोटी मुझे बोल रही है? मैं मोटी नहीं हूँ, ध्यान से देख, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, क्या करूँ? सुपनखा कौशल्या पर अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करती है। तभी कौशल्या भी अपनी जादुई शक्तियों से आग प्रकट करती है और उसको सुपनखा की ओर फेंकने लग जाती है। सुपनखा आग को देखकर बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। आग सुपनखा को जलाने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, तुम जो चाहोगी मैं वो करूँगी, मैं तुम्हें बहुत शक्तियाँ दूंगी, धन दौलत दूंगी, हर चीज दूंगी, लेकिन मुझे बचा लो। मुझे तुझ जैसी पापी औरत से कुछ नहीं चाहिए, तू तो सिर्फ दूसरों को परेशान करती है, तू मेरी मदद क्या करेगी? थोड़ी देर बाद सुपनखा जलकर पूरे तरीके से राख हो जाती है। ये देखकर कौशल्या खुश हो जाती है और भागी भागी उस दानव औरत के पास जाती है। लगता है कौशल्या मारी गई। मैंने उससे पहले ही कहा था कि वहाँ जाने से पहले एक बार सोच ले। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर कौशल्या आती है। मैंने आपका काम कर दिया है, अब आप मेरा काम कीजिए, मुझे मेरी बेटी के पास भेजिए। अरे वाह, तुम सच में एक बहादुर औरत हो, तुमने मेरा महल मुझे लौटा ही दिया, मैं तुमसे खुश हूँ। और इस काम के बदले में वो औरत कौशल्या को बहुत सारा धन देती है। ये लो, ये तुम्हारा इनाम है और मैं तुम्हें तुम्हारा जीवन वापस देती हूँ। जाओ, जी लो अपनी जिंदगी और हंसी खुशी अपने बेटे के साथ जिंदगी बिताओ। कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूंगी। और हाँ, तुम्हारी बेटी सुरक्षित तुम्हारे घर पर ही है, तुम्हें उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब मैं तुम्हें उन्हीं दो जादुई रास्ते पर भेज रही हूँ। अब की बार तुम्हें दूसरी ओर जाना है, तुम वहाँ से सीधे अपने घर पहुँच जाओगी। उसके बाद वो दानव औरत अपने जादू से कौशल्या को उस रास्ते के किनारे भेज देती है। कौशल्या दूसरे रास्ते पर जाती है और सीधा अपने घर पहुँच जाती है। वो देखती है जहाँ पर उसकी झोपड़ी थी, अब वहाँ एक बहुत बड़ा आलीशान घर बन चुका था। कौशल्या घर में प्रवेश करती है और अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो हंसी खुशी अपनी बेटी के साथ अपना आगे का जीवन व्यतीत करती है।
अनाथ स्कूल स्टूडेंट और हिटलर टीचर। चंचल एक अनाथ लड़की थी। कुछ समय पहले चंचल के माता पिता उसको अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। बेचारे चंचल का इस दुनिया में कोई नहीं था। चंचल पढ़ना चाहती थी और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसके हालात ऐसे नहीं थे कि वो पढ़ सके। चंचल 2 समय का खाना खाने के लिए एक सब्जी वाले के साथ सब्जी बेचा करती थी। इसी काम को करके वो अपना पेट पालती थी। चंचल को स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म में बहुत पसंद थे। अगर मैं अनाथ ना होती तो आज मैं भी इन बच्चों की तरह यूनिफॉर्म में स्कूल जा रही होती और पढ़ लिख रही होती। इस तरह से सब्जी नहीं बेचा करती और मेरे सारे सपने पूरे होते रहते। अरे भैया, आप ठीक से हिसाब क्यों नहीं लगा रहे? मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, आपके हिसाब में गलती है। आंटी जी, आपने 20 रुपए की गाजर ली और 25 रुपए के टमाटर। 20 + 25 = 45 और 10 रुपए की हरी मिर्च, यानी कि 45 और 10 = 55। काका, आंटी के 55 रुपए हुए। आंटी को 100 रुपए में से 55 काट के उनके पैसे दे दो। अरे वाह भैया, आपकी बेटी तो बहुत ही ज्यादा होशियार है। फौरन सब्जी का हिसाब लगा दिया। आपको अपनी बेटी को इस तरह सब्जी की दुकान पर नहीं बैठाना चाहिए। अभी इसके स्कूल जाने की उम्र है। इसका एक स्कूल में एडमिशन करा दो। देखना, बड़े होकर ये आपका नाम रोशन करेगी। अरे बहन जी, ये मेरी बेटी नहीं है। ये तो बेचारी अनाथ है। इसके माता पिता नहीं है, इसलिए इसको अपने यहाँ पर काम पर रखा हुआ है मैंने। बेटी, तुम्हारी आप बीती सुनकर मेरी आंखें ही नम हो गई। अब तुम इस तरह से सब्जी नहीं बेचोगी। अब से तुम स्कूल जाओगी और पढ़ोगी लिखोगी। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हारा सामना मुझसे हुआ, क्योंकि मैं स्कूल के प्रिंसिपल की वाइफ हूँ। अब तुम्हारा एडमिशन स्कूल में हो जाएगा और तुम मेरे ही घर में रहना। अब चलो मेरे साथ, तुम्हें सब्जी बेचने की कोई जरूरत नहीं है। उस औरत का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा एक स्कूल प्रिंसिपल की पत्नी थी। सुमित्रा की बात सुनकर चंचल तुरंत उसके साथ चल पड़ती है। चंचल बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसको सब्जी नहीं बेचनी पड़ेगी। अब वो भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएगी और पढ़ेगी। सुमित्रा की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम श्रेया था। जैसे ही श्रेया अपनी माँ के साथ चंचल को देखती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। माँ, आप ये किस भिखारन को अपने साथ ले आई? हमें नौकरानी की अभी जरूरत नहीं है। इसके कपड़े तो देखो कितने ज्यादा गंदे हैं। चलिए, अब जिस कूड़ेदान से आप इसको उठाकर लाई हैं, वापस वहीं फेंक कर आ जाइए। बेटी, ऐसे मत बोलो। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये अनाथ है और पढ़ना चाहती है। मैं तुम्हारे पापा से कहकर अपने स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। ये बहुत होशियार बच्ची है। हमारा इतना बड़ा घर है, हम इस अनाथ बच्ची को इस घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह तो दे ही सकते हैं। सुमित्रा अपनी बेटी को बहुत समझाती है, लेकिन वो सुमित्रा की एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। जब सुमित्रा का पति महेश घर आता है तो वो महेश को सारी बात बताती है। फिर महेश अपने स्कूल की एक टीचर से कहकर चंचल का टेस्ट दिलवाता है। चंचल टेस्ट में पास हो जाती है और उसका एडमिशन हो जाता है। आज चंचल का स्कूल में पहला दिन था। चंचल अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को पहनकर बहुत खुश थी। चंचल खुशी खुशी स्कूल जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी जगह पर बैठने जाती है, वैसे ही श्रेया अपनी टांग अड़ाकर चंचल को नीचे गिरा देती है और चंचल से कहती है, देखो तो जरा, इसको चलना भी नहीं आता। दोस्तों, तुम्हें पता है ये गरीब अनाथ लड़की है। मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ से इसको उठाकर ले आई, वरना तो ये कहीं सड़क किनारे पर सब्जी बेच रही थी। लेकिन तो ज्यादा दिन तक स्कूल में नहीं टिकने वाली, क्योंकि हमारे स्कूल की कोमल टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उनके सामने जाएगी तो तेरे पसीने छूट जाएंगे। इतने में ही वहाँ पर कोमल टीचर आ जाती है। क्लास में इतना शोर क्यों हो रहा है? ये क्लास है, कोई पार्क नहीं है। मेरे कान में दर्द हो गया। और चंचल, तुम जमीन पर क्यों लेटी हो? मैम, वो मेरा पैर स्लिप हो गया था और मैं गिर गई। वैसे तुम अनाथ बच्ची हो ना, जिसका अभी अभी एडमिशन हुआ है। वैसे तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे जबान चलाओगी, लेकिन तुम कर भी क्या सकती हो? तुम्हारे माँ बाप तो है नहीं जो तुम्हें तमीज सिखाएंगे।
रुको, मैं तुम्हारी अभी क्लास लगाती हूँ। इतना कहकर कोमल टीचर चंचल को बहुत मारती है और क्लास से बाहर निकाल देती है जब तक उनका पीरियड चलता है। आज पहले दिन ही ये क्या हो गया? पहले तो आते के साथ ही गिर गई और दूसरी बार टीचर ने मार दिया और अब क्लास से बाहर निकाल दिया। श्रेया बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इनके सामने थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा, वरना मेरा पढ़ने का सपना अधूरा रह जाएगा। मुझे बस पढ़ना है और किसी भी बात का बुरा नहीं मानना। ऐसा सोचकर चंचल अपने आंसू पोंछती है और अगले पीरियड में वापस क्लास में चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। चंचल बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती है। वो रात दिन पढ़ाई किया करती थी। जब भी क्लास में टेस्ट होता था तो वो पूरी क्लास में फर्स्ट आती थी। उसी क्लास में कोमल टीचर की भी बेटी पढ़ती थी। कोमल टीचर की बेटी चंचल की वजह से पीछे हो गई थी, जिस वजह से कोमल टीचर चंचल से और भी ज्यादा चिढ़ती थी। कभी कभार कोमल टीचर चंचल को बिना बात के भी मारती थी। ऐसे ही एक दिन कोमल टीचर सभी बच्चों को कॉपी के ऊपर चार्ट पेपर चढ़ाने के लिए बोलती है। सभी बच्चे चार्ट पेपर चढ़ा लेते हैं, लेकिन श्रेया भूल जाती है। इसलिए कोमल टीचर श्रेया को चाटा मारती है और कहती है, श्रेया, माना कि तुम प्रिंसिपल की बेटी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि तुम अपना काम पूरा नहीं करोगी। तुम चार्ट पेपर क्यों नहीं चढ़ा कर लेकर आई? अब तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पापा के पास जाएगी। सॉरी मैम, आपके पास मेरी नोटबुक है। आपने इसकी नोटबुक पहले ही चेक कर दी। ये मेरी नोटबुक है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मुझसे झूठ बोलेगी, मुझसे होशियारी करेगी। तूने श्रेया को इसलिए आगे किया है ना क्योंकि वो प्रिंसिपल की बेटी है। रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाऊंगी। तू बहुत होशियार बनती है ना। इतना कहकर कोमल टीचर चंचल को बहुत मारती है। श्रेया को वो सब देखकर बहुत दुख हो रहा था। छुट्टी होने के बाद श्रेया चंचल के पास आती है। सॉरी चंचल यार, मैंने तुझे कितना गलत समझा था। मैंने तेरा बहुत मजाक भी उड़ाया, लेकिन तेरा दिल बहुत बड़ा है। तूने मेरी गलती अपने सर ले ली ताकि मुझे घर पर डांट ना पड़े। आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। लेकिन तुम कोमल टीचर से बचकर रहना। वो तुमसे पर्सनली दुश्मनी निकाल रही है क्योंकि तुम उनकी बेटी से सबसे ज्यादा नंबर लाती हो। वैसे चंचल, पेपर आने वाले हैं, तुम मेरी हेल्प करोगी ना? कोई बात नहीं श्रेया, तुम मेरी बहन जैसी हो। मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, माँ भी मिल गई और एक बहन भी। चलो अब हम दोनों घर चलते हैं। चंचल और श्रेया दोनों घर जाती है। घर जाकर दोनों एक साथ पढ़ती है। वो सब देखकर सुमित्रा को बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोमल टीचर अलग ही खिचड़ी पका रही थी। जब ये अनाथ लड़की हमारे स्कूल में नहीं थी तब हमेशा मेरी बेटी फर्स्ट आती थी, लेकिन जब से ये अनाथ आई है तब से मेरी बेटी फर्स्ट नहीं आती। अगर इन पेपरों में मेरी बेटी पीछे रह गई तो मेरी नाक कट जाएगी। मैं अपनी बेटी को इस अनाथ से पीछे नहीं रहने दूंगी। ऐसा सोचकर कोमल टीचर एक प्लान बनाती है और जिस दिन पेपर हो रहे थे उस दिन कोमल टीचर चंचल के डेस्क के नीचे एक चीटिंग पेपर फेंक देती है। जब चेकिंग होती है तो चंचल के पास चीटिंग पेपर निकलता है। कोमल टीचर प्रिंसिपल को अपने पास बुलाती है और सारी बात बताती है। चंचल रोते हुए कहती है, पता नहीं सर, मेरे पास ये चीटिंग पेपर कहाँ से आया। आप मेरा विश्वास करो, मैं चीटिंग नहीं करती। आप चाहो तो मुझसे पेपर दोबारा करवा सकते हो। उसके बाद प्रिंसिपल सर चंचल से दोबारा पेपर करवाते हैं। चंचल पेपर बहुत अच्छे से देती है और अच्छे नंबर ले लेती है। फिर सारे बच्चे कोमल टीचर के बारे में प्रिंसिपल को बताते हैं। प्रिंसिपल कोमल टीचर को स्कूल से निकाल देते हैं। कोमल टीचर को अपने किए की सजा मिल जाती है और फिर उस दिन के बाद से चंचल अच्छे से पढ़ती है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। हरियाली परी की जादुई मेहंदी। विक्रमपुर गांव में सुहानी नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। वैसे तो सुहानी में कोई कमी नहीं थी, वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी। बस उसमें एक ही कमी थी और वो कमी ये थी, जब भी वो अपने हाथों में मेहंदी लगाती तो उसके हाथों में मेहंदी बिल्कुल भी नहीं रचती थी। इस वजह से उसके साथ की सारी सहेलियां उसका बहुत मजाक उड़ाती थी।
और उस पर हंसती थी। सावन का महीना चल रहा था। सावन के महीने में सारी लड़कियां अपने हाथों पर मेहंदी लगाती है। उन्हें देखकर सुहानी का भी बड़ा मन करता था अपने हाथों पर मेहंदी लगाने का, तो वो भी बाजार से मेहंदी खरीदकर अपने हाथों पर लगा लेती है। पूरी रात मेहंदी लगाकर रखने पर भी उसके हाथों पर मेहंदी नहीं रचती है। ये देखकर उसके साथ की सहेली सुहानी पर खूब हंसती है। अरे सुहानी, दिखा तो जरा तेरी मेहंदी कैसी रची है। वो मैंने ज्यादा देर लगाकर नहीं रखी ना, इसलिए उतना रंग नहीं आया। अच्छा जी, मैंने तो बस अपने हाथों पर 5 मिनट ही मेहंदी लगाई थी, पर फिर भी देख कितना अच्छा और गाढ़ा रंग चढ़ा है। हाँ शीतल, मैंने भी बस मेहंदी लगाकर आधा घंटा ही रखा था, फिर भी देख मेरी मेहंदी भी कितनी अच्छी रची है। सुहानी मेहंदी लगाकर पूरे 1 दिन भी रखे तब भी इसके हाथों पर रंग नहीं चढ़ने वाला। सही कह रही हो तारा, मैं तो सोच रही हूँ जब इसकी शादी होगी तब ये अपनी शादी में मेहंदी कैसे लगाएगी। अगर इसके हाथों में रंग नहीं चढ़ा तो लोग क्या सोचेंगे। इसके ससुराल वाले तो इसको खूब ताने देंगे कि दुल्हन बिना मेहंदी के ही तैयार हो गई है। शादियों में मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है और दुल्हन का जितना गाढ़ा रंग चढ़ता है उतना अच्छा माना जाता है। खैर कोई बात नहीं। अपनी सहेलियों की ऐसी बातें सुनकर सुहानी अक्सर दुखी हो जाया करती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और कुछ समय बाद सुहानी की शादी फिक्स हो जाती है। सब लोग बहुत खुश थे, परंतु सुहानी थोड़ी उदास थी। वो इसलिए क्योंकि उसको पता था कि उसके हाथों में मेहंदी नहीं रचने वाली। ये सोच सोचकर सुहानी परेशान हुई जा रही थी। अपनी बेटी को इस तरह परेशान देखकर उसकी माँ रितु पूछती है, क्या हुआ बेटी, तू इस तरह उदास क्यों हो रही है? कुछ दिनों बाद तेरी शादी है, तुझे तो खुश होना चाहिए। ऐसे हंसते हुए चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। माँ, आपको तो पता ही है कि मेरे हाथों पर मेहंदी नहीं रचती। अगर शादी वाले दिन भी मेरी मेहंदी नहीं रची तो मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे। इतना बोलकर सुहानी उदास होकर बगीचे में चली जाती है और बगीचे में जाकर उदास बैठ जाती है। तभी उसे कहीं से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे देखना चाहिए। सुहानी आवाज का पीछा करते हुए बगीचे के थोड़े ही बगल वाले जंगल में चली जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि एक परी पेड़ से रस्सियों से बंधी हुई है और मदद की गुहार लगा रही है। ये देखकर सुहानी जल्दी से उसके पास जाती है और कहती है, अरे, आपको इस तरह पेड़ से कौन बांध कर रखा है? ये सब बताने का अभी समय नहीं है। तुम जल्दी से मेरी रस्सियों को खोलो। वो जादूगरनी आती ही होगी। वो आए इससे पहले तुम मुझे यहाँ से जल्दी से आजाद करो। हाँ, मैं खोलती हूँ। सुहानी जल्दी से परी को रस्सियों से खोलती है। अरे, आप बताओ तो सही, आपको यहाँ पर बांधकर कौन रखा है और क्यों रखा है, और आप कौन हो? मैं असल में हरियाली परी हूँ। अगर आप परी हैं, तो आपके पास तो कई शक्तियाँ भी होंगी, तो आप अपनी मदद खुद भी तो कर सकती हैं। ये लोगों की गलतफहमी होती है कि परी के अंदर बहुत शक्तियाँ होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। शक्तियाँ बस परी की छड़ी में होती है और मेरी छड़ी उस दुष्ट जादूगरनी की गुफा में है। क्या तुम वहाँ से मेरी छड़ी लाने में मदद कर सकती हो? क्योंकि मैं वहाँ खुद नहीं जा सकती, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ। क्यों परी, आप वहाँ खुद क्यों नहीं जा सकती? वो इसलिए क्योंकि परी ने अपनी जादुई गुफा को अपने मंदिरों से बांध रखा है। अगर मैं गुफा में जाने की कोशिश करूँगी तो मैं जल जाऊंगी। अच्छा ठीक है परी, मैं जाती हूँ। तो जल्दी करो सुहानी, वो दुष्ट जादूगरनी किसी भी वक्त आती ही होगी और अगर उसने हमें यहाँ देख लिया तो वो हम दोनों को मार डालेगी। जादूगरनी के आने से पहले अगर तुम मेरी छड़ी लाकर मुझे दे देती हो तो मैं अपनी छड़ी से जादूगरनी को खत्म कर सकती हूँ। जल्दी करो सुहानी, तुम जल्दी से उसकी गुफा में जाओ। परी की बात सुनकर सुहानी जल्दी से जादूगरनी की गुफा में घुसकर परी का जादुई छड़ी ढूंढती है। बहुत ढूंढने के बाद उसको परी की जादुई छड़ी मिल जाती है। फिर वो जल्दी से जादुई छड़ी लाकर परी को दे देती है। तब तक वहाँ जादूगरनी भी पहुँच जाती है। ये क्या, तुम आजाद कैसे हो गई? बस दुष्ट जादूगरनी, अब तेरा खेल खत्म।
ये ले। परी अपनी जादुई छड़ी से उस दुष्ट जादूगरनी को नष्ट कर देती है। फिर सुहानी से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुहानी। अगर आज तुम समय पर नहीं आती और मेरी मदद नहीं करती तो वो जादूगरनी आज मुझे जान से मार डालती। कोई बात नहीं परी जी, ये तो बस मेरा फर्ज था। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है सुहानी, जाओ। मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। इतना कहकर परी उड़ जाती है। इधर सुहानी अपने मन में सोचती है, अरे परी तो चली गई, पर मैंने तो देखा है कि परी लोगों की मदद करती है, पर इन्होंने मेरी मदद नहीं की। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता और मैं भी कितनी पागल हूँ। जरूरी थोड़ी है कि मैंने परी की मदद करी तो बदले में परी भी मेरी मदद करे। कोई बात नहीं, अब मुझे घर चलना चाहिए। इतना सोचकर सुहानी घर आ जाती है। अब बस 2 दिन ही बचे थे सुहानी की शादी में। उसके घर में जोरों शोरों से शादियों की तैयारियां चलने लगी। सुहानी अब भी उदास थी। तभी उसके दरवाजे पर खटखट हुई। मेहंदी ले लो, मेहंदी। ये सुनकर सुहानी और उसकी माँ रितु बाहर आती है। वो बूढ़ी औरत कहती है, लगता है घर में शादी है। बिटिया को मेहंदी लगाओ, बहुत सुंदर रचेगी। ले लो ना बहन जी, ज्यादा की नहीं है, बस 20 रुपए की है। माफ करना अम्मा, पर हम मेहंदी मंगा चुके हैं। अब हम इतनी सारी मेहंदी लेकर क्या करेंगे? एक की भी ले लो बहन जी, मेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी। सुबह से मैंने कोई कमाई नहीं की। अम्मा, मेरे हाथों पर तो मेहंदी रचती ही नहीं है। कोई फायदा नहीं है मेहंदी खरीदने का। बेटी, मैं तुम्हें कोई ऐसी वैसी मेहंदी नहीं दे रही हूँ। ये मेहंदी सबसे हटकर है। मेरी बातों पर विश्वास कर देखो। मेरी मेहंदी का रंग तुम्हारे हाथों पर जरूर आएगा। ठीक है अम्मा, आप कहती हो तो दे दो। और ये लो, आप ये कुछ पैसे रख लो। जीती रहो बेटा। देखना, तुम्हारी मेहंदी इतनी अच्छी रचेगी कि सब तुम्हारे हाथ को देखते रह जाएंगे। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। सुहानी सिर्फ उस बूढ़ी औरत की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो मेहंदी खरीद ली। शाम को शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। सुहानी को मेहंदी लगाई जाती है, परंतु सुहानी को पता था कि उसके हाथों पर मेहंदी नहीं रचने वाली। और आखिर में वही हुआ जिसका उसे डर था। अगले दिन सुहानी की शादी थी। सुबह जब सुहानी सोकर उठी तो देखा कि उसके हाथों पर मेहंदी नहीं रची। ये देखकर सुहानी रोने लगती है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और सुहानी को चुप कराती है। चुप हो जा मेरी बच्ची। माँ देखो, मेरे हाथ पर मेहंदी नहीं रची। अब पता नहीं क्या होगा। शाम को जब लोग पूछेंगे कि मैंने मेहंदी क्यों नहीं लगाई तो मैं सबको क्या जवाब दूंगी। बस मेरी बच्ची, चुप हो जा। मैं सोच रही थी कि जो मेहंदी बूढ़ी अम्मा देकर गई है, एक बार तुम वो लगा कर देखो। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वो अम्मा खास तुम्हें मेहंदी देने ही आई थी। अरे माँ, मैंने तो बस उनसे इसलिए मेहंदी खरीद ली ताकि उनकी थोड़ी मदद हो जाए। पर आप कह रही हैं तो एक बार उनकी मेहंदी भी लगा कर देख लेती हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। माँ, शाम को मेरी बारात आ जाएगी। अगर मेरी मेहंदी नहीं लगी तो मैं दुल्हन के रूप में वहाँ कैसे जाऊंगी? मेहंदी तो दुल्हन की शोभा होती है। सुहानी बूढ़ी अम्मा की दी हुई मेहंदी लगाती है। मेहंदी लगाने के थोड़ी देर बाद ही वो मेहंदी सुहानी के हाथों पर रचने लगती है, जिसे देखकर सुहानी और उसकी माँ चौंक जाती हैं। अरे माँ देखो, इस मेहंदी का रंग मेरे हाथों पर चढ़ रहा है। हाँ बेटा, मैं भी यही देख रही हूँ। सब ऊपर वाले की कृपा है। सुहानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब सुहानी बहुत खुश थी। सुहानी अपने कमरे में बैठकर अपने हाथों को निहार रही थी। तभी वहाँ हरियाली परी प्रकट होती है और कहती है, सुहानी। अरे परी जी, आप यहाँ? हाँ सुहानी, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी? मैं तुम्हें देखते ही तुम्हारी परेशानी समझ गई थी। मैं चाहती तो उस वक्त भी तुम्हारी मदद कर सकती थी, परंतु मैं तुम्हें थोड़ा परखना चाहती थी। तुम वाकई में बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुमने उस बूढ़ी अम्मा से ये सोचकर मेहंदी खरीदी कि ताकि उनका खर्चा निकल जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा। असल में वो बूढ़ी अम्मा के रूप में मैं ही थी
और ये जो मेहंदी तुम्हारे हाथों पर लगी है, ये जादुई मेहंदी है। इस मेहंदी को लगाकर तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। इसे तुम मेरी तरफ से आशीर्वाद समझना और ये मेहंदी कभी खत्म नहीं होगी। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। सुहानी अब बहुत खुश होती है। फिर वो अपनी मेहंदी से अपने लिए एक बहुत ही प्यारा सा लहंगा मांगती है और उसके सामने बहुत ही सुंदर सा लहंगा प्रकट हो जाता है। ये देखकर तो सुहानी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, ये मेहंदी तो सचमुच जादुई है। अरे वाह, ये मेहंदी तो सचमुच में जादुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरियाली परी। सुहानी आवाज लगाकर अपनी माँ को बुलाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। ये सुनकर उसकी माँ रितु भी बहुत खुश होती है। शाम को सुहानी की बारात आ जाती है। सुहानी अपने जादुई मेहंदी से मांगे हुए लहंगे को पहनकर बहुत ही अच्छे से तैयार होती है। सुहानी के हाथों में इतनी अच्छी मेहंदी रचा देख उसके साथ की सहेलियां सुहानी से जलने लगती है, परंतु सुहानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुहानी को देखकर उसके ससुराल वाले सुहानी की बहुत तारीफ करते हैं और इस तरह सुहानी की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। सुहानी खुशी खुशी अपनी माँ से विदा लेकर अपने ससुराल पहुँच जाती है। अपने ससुराल में सुहानी को जिस भी चीज की कमी होती थी तो वो जादुई मेहंदी से मांग लिया करती थी और सबको खुश रखती थी।